चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए। आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में। किसके बारे में? तो सब्सिडरी अलाइंस के बारे में। सहायक संधि। सहायक संधि अच्छा, सहायक संधि था क्या? तो सहायक संधि एक ऐसी मतलब प्रथा थी या संधि कह सकते हैं, जो कि अगर किसी राज्य के साथ किया जाता था तो इनका कहना था कि अगर मान लीजिए किसी राज्य के साथ ये संधि की जा रही है तो सर्वप्रथम कहना था कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते। पहला प्रावधान यही था कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते। उनकी सेना भंग कर दी जाती थी। कोई अगर शासक है उसके साथ किया जा रहा है सहायक संधि, तो उसका सेना इन लोग भंग कर देता था। ठीक है, और ये अपना सेना रखता था। अंग्रेज अपना सेना रखता था उस राज्य में। ये लोग अपना सेना रखते थे और इस सेना के बदले वो लोग उस शासक से धन वसूलते थे। यानी कि आप ही इस सेना का खर्च दीजिए। ठीक है, तो अगर वह शासक धन देने में असमर्थ है, अगर वो पैसा देने में असमर्थ है, तो क्या होता था? उसके बदले सोवरिन लैंड यानी कि संप्रभु भूभाग लिया जाता था। भूभाग, संप्रभु भूभाग लिया जाता था। अच्छा, सेना इनका रखने का सबसे प्रथम उद्देश्य ये था कि इनका कहना था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे आपके दुश्मनों से। लेकिन वास्तविकता तो ये था नहीं। ये सुरक्षा की दृष्टि के लिए तो उस राज्य में अपनी सेना रख नहीं रहे थे। इनका तो था कि हम किसी तरह से उस शासक को या उस राज्य को कमजोर कर दें, उसके बाद फिर हम उस पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लें। अच्छा, और एक बात थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है यानी कि विदेश नीति, विदेश नीति वो आप खुद से नहीं, मतलब कह सकते हैं कि खुद से आप तैयार नहीं कर सकते, खुद से इसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको गवर्नर जनरल का सलाह लेना पड़ेगा। गवर्नर जनरल के सलाह के बिना आप फॉरेन पॉलिसी आप अपनी डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात था कि जिस राज्य में, जिस राज्य के साथ ये सहायक संधि किया जाता था, उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, कि उसको एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा। रेजिडेंट, और कहा जाता था कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा वो आपके प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कोई मतलब ये इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन बस ये आपके दरबार में रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये भी नहीं थी। रियलिटी ये है कि ये हर एक मामलों में, हर एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक डिसीजन में ये जो है अपना टांग अड़ाता था। ब्रिटिश रेजिडेंट अपना टांग अड़ाता था।
ठीक है। और धीरे धीरे यही आगे चल के उस राज्य का वास्तविक वास्तविक शासक बन जाता था। ठीक, वास्तविक शासक बन जाता था। अब अगला प्रावधान ये था इसमें कि हाँ, लिखिए लिखिए, नहीं इसको इसको तो हम लोग लिखवा देंगे। अभी 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 इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पॉइंट में करके लिखेंगे। हाँ, तो ब्रिटिश रेजिडेंट एक रहेगा। विदेश नीति आप खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। सेना है जो आप अपना सेना नहीं रख सकते हैं। सेना रहेगा अंग्रेजों का, और इस सेना के बदले आपको जो है वो धन देना पड़ेगा। या तो आप धन अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको भूभाग देना पड़ेगा। अच्छा, भूभाग जब इनको मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इनका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। इनका क्षेत्र विस्तार हो रहा है। अब देखिए, इसके तहत इन लोगों ने कर्नाटक, अवध, हैदराबाद और 1803 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ, अभी हम आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध में, पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ भी ये सहायक संधि हो गया था। तो कर्नाटक, अवध, हैदराबाद और पेशवा के साथ ये संधि हुआ था, और इस संधि के तहत ये सारे राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रश्न इस पे। अच्छा हाँ, उससे पहले इसको आप लिख लीजिए पॉइंट में करके। पहला पॉइंट, संधिकर्ता राज्य को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट लिखिए, या इसी में लिखिए, इसके बदले में उस राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी। ब्रिटिश सेना रहेगी जिसका खर्च उस राज्य को ही देना पड़ेगा। जिसका खर्च उस राज्य को ही देना पड़ेगा। खर्च के तौर पे धन लिया जाता था। खर्च के तौर पे धन लिया जाता था। धन न दे सकने की स्थिति में
या धन न दे पाने की स्थिति में, धन न दे पाने की स्थिति में अपने क्षेत्र का एक भूभाग देना पड़ता था। अपने क्षेत्र का एक भूभाग देना पड़ता था। अपने क्षेत्र का एक भूभाग देना पड़ता था। अगला पॉइंट लिखिए, निर्भर राज्यों की विदेश नीति भी निर्भर राज्यों की विदेश नीति भी गवर्नर जनरल के सलाह पर ही निर्धारित हो सकती थी या तय हो सकती थी। विदेश नीति भी गवर्नर जनरल के सलाह पर ही तय हो सकती थी। अगला पॉइंट देखिए, संधिकर्ता राज्य, संधिकर्ता राज्यों के दरबार में, संधिकर्ता राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो कि उस राज्य के आंतरिक मामलों में, जो कि उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु वह ब्रिटिश रेजिडेंट प्रायः आंतरिक मामलों में या प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। हस्तक्षेप किया करता था। तथा धीरे धीरे वह उस राज्य का वास्तविक शासक, वह उस राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। वह उस राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। अब अगला पॉइंट दीजिए। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटिश को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखे, सहायक संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाला फायदा, पॉइंट बना के लिखिए, होने वाला फायदा। प्रथम पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संप्रभु भूभाग के कारण, संप्रभु भूभाग के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। ब्रिटिश
साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, भूभाग के तौर पर सामरिक या आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र लिए जाते थे। सामरिक या आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र लिए जाते थे। सामरिक का अर्थ है महत्वपूर्ण स्थान, इम्पोर्टेंट प्लेस। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश रेजिडेंट प्रायः आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। और वह एक प्रकार से वास्तविक शासक बन बैठा। अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों पर निर्भरता के कारण भारतीय राज्य अंदर से खोखले होते गए। अब वो विदेश नीति खुद तय नहीं कर सकते, सेना उनके पास है नहीं, तो उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो अंदर से तो खोखले हो गए वो। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय राजस्व पर एक विस्तृत सेना का गठन किया गया। भारतीय राजस्व पर एक विस्तृत सेना का गठन किया गया एवं इस सेना का उपयोग साम्राज्य विस्तार में किया गया। साम्राज्य विस्तार में किया गया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। आप लिखिए इसको। पहला क्वेश्चन लिखिए, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी करें। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? इसी में आप आगे लिखेंगे, एवं अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ। इसी में जोड़ के लिखिए, एवं अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ। अंग्रेजों को इससे क्या लाभ हुआ। अच्छा, एक ब्रिटिश लेखक था, उसने इस संधि के बारे में एक बात कही थी। वो उसने कहा था कि
दरअसल ये संधि एक प्रकार की ऐसी प्रथा है कि जिसमें अपने सहयोगियों को बकरे की तरह खिला पिलाकर तब तक जीवित रखा जाता है जब तक कि वह जीवह करने के लायक ना हो जाए, यानी कि जब तक वो कहते हैं मार के खाने की लायक ना हो जाए। ठीक है, तो बकरे को खिला पिलाकर तब तक रखने की प्रथा है जब तक वह जीवह करने के लायक ना हो जाए। तो प्रश्न लिखिए इसी में, ये लेवल 2 का सवाल है। ये देखिए, सहायक संधि प्रणाली अपने सहयोगियों को बकरे की तरह खिला पिलाकर बकरे की तरह खिला पिलाकर रखने की प्रथा है जब तक वह जीवह करने के लायक न हो जाए, जीवह करने के लायक न हो जाए। चर्चा करें। ठीक है, तो सहायक संधि यहाँ हो जाता है खत्म। अब हम देखते हैं, अच्छा अगर आपको अब ध्यान आ रहा है ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे नहीं, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1757 में बंगाल पर, 1764 में पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि बंगाल इनके अधीन आ गया है। ठीक है, बंगाल आ गया है। अवध के नवाब से सहायक संधि की गई है। अवध का विशेषकर रुहेलखंड वाला हिस्सा, रुहेलखंड और गंगा जमुना द्वाब वाला हिस्सा, गंगा जमुना द्वाब वाला हिस्सा, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया है। अच्छा, यहाँ से मालाबार आ गया है, यहाँ मैसूर आ गया है इनके अधीन, कर्नाटका है। ठीक है, हैदराबाद आ गया है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था कि मैसूर, कर्नाटका और मालाबार को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया था, मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया था। क्या बनाया था, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि कब तक चला था, 1947 तक के रहा था। अच्छा, अब यहाँ आप लोगों ने देखिए इतना अधिकार हो चुका है। अब बचा है एक जो बहुत ही कह सकते हैं मुगलों के बाद सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था, वो मराठों का साम्राज्य था। मराठों का साम्राज्य ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मराठों को। अब हम मराठों के बारे में पढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप से हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं शिवाजी एवं उत्तराधिकारी।
काल है 1627 से लेकर के 80, और इधर हो गया 1680 से 1713। इन्हीं के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करता था। प्रधान, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था। सेकंड पेज है शक्तिशाली पेशवाओं का काल। शक्तिशाली पेशवाओं का काल। हाँ, इसमें 4 पेशवा प्रमुख हैं। बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ हो सकता है, और क्रम ऊपर नीचे हो। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव, ये शक्तिशाली पेशवा हुआ करते थे। 4 1773 से 1713 से 1773 या 2 कह सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो आता है अयोग्य पेशवा एवं ये 4 हुआ करते थे। शक्तिशाली एवं 4 कर सकते हैं, एवं 4 राज्य इसी के कर सकते हैं। एवं प्रमुख 4 सरदार। तो क्या क्या कौन कौन 4 प्रमुख सरदार थे? तो इंदौर के होलकर, और नागपुर के भोसले। ग्वालियर के सिंधिया। और एक कौन था? बड़ौदा के गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़। ये जो काल है 1772 के बाद वाला, ये मराठों के इतिहास में कह सकते हैं सबसे खराब काल है।
ये चारों जो ये चारों जो प्रमुख सरदार थे, और ये अयोग एक पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो पेशवा के पद के लिए इनमें आपस में टकराव हुआ करता था, ये आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। अब मराठों के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे स्वाभिमानी लोग थे कि अगर इन पर आपको अधिकार करना है तो आपको बड़ी वीरता पूर्वक लड़ाई लड़नी होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये अपने स्वाधीनता को ऐसे आसानी से नहीं जाने देते थे। अब ये फेज जो आता है, इसमें ये लोग खुद आपस में लड़ मर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सिंधिया और भोसले जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो होलकर ये जो है ये चुपचाप खड़ा था, ये बोल रहा था कि हमको कोई मतलब नहीं है, आप लोग दोनों लड़ रहे हैं तो लड़िए अंग्रेज से। ठीक है, और वही जब होलकर जब लड़ने गया अंग्रेज के साथ, तो सिंधिया और भोसले चुपचाप थे कि नहीं भाई, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, आप लड़िए, आपका जो है सो। तो 1802 में एक ध्यान दीजिएगा, 1802 में दीपावली के दिन सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना और होलकर के बीच एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें होलकर की जीत हुई और पेशवा इसकी हार हुई। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के पास गया और वहां इसने अंग्रेजों से मदद मांगी। अब हुआ ये कि ये वहां जाके अंग्रेजों से मदद मांगा और अंग्रेजों ने कहा कि चलिए आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर कीजिए। देख रहे हैं, मराठों को भी इसने फंसाना शुरू कर दिया है। तो सहायक संधि पर यहाँ हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, कि अब हम रखेंगे अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, फलाना ढिमकाना शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम थोड़ा होलकर के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ होलकर में एक यशवंतराव होलकर, ये बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ताकतवर थे। बहुत मतलब होलकर वैसे भी इन चारों में सबसे ज्यादा ये मेन था, बहुत ताकतवर था, सबसे ज्यादा ये इन लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर यही था, होलकर था। ये जब लॉर्ड वेलेस्ली की नजर इन होलकर पे पड़ी, इन सबको हराने के बाद, तो यशवंतराव होलकर ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी अंग्रेजों को। ये आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। और जब दोनों के बीच युद्ध भी हुआ तो क्या हुआ, मतलब संधि के द्वारा दोनों मैनेज हो गया, युद्ध शांति मतलब हो गया, और न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। ठीक है, अब इसी क्रम में क्या होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो थे, जिन्होंने कंपनी में निवेश किया था, जो ब्रिटेन के कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनको एक बात पता चली कि युद्ध के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई जा रही है, उसमें काफी खर्च आ रहा है, वो बहुत खर्चीला हो रहा है, महसूस हो रहा है, और इनको बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था।
शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को तो भाई फायदा तो चाहिए था, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनको तो फायदा चाहिए था, फायदा हो नहीं रहा था। ऊपर से अगर देखें तो 1790 या 92 में कंपनी के ऊपर 1,70,000 1,70,00,000 ऐसे करके कर्ज था, इतना कर्ज था। और यही कर्ज 1800 के दौरान 3.5 लाख ऐसे करके बढ़ गया, समझ रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए वहां के शेयर होल्डर्स ने, ब्रिटेन के राजनेताओं ने दबाव बनाया डायरेक्टरों पर, कंपनी के डायरेक्टरों पर कि इस नीति को अभी रोक दीजिए, इससे अभी फायदा नहीं हो रहा है, हमें नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है, कंपनी के ऊपर जो है कर्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस चीज को रोक दिया और कहा कि हमारे पास अभी जो भारतीय क्षेत्र है उसको हम सुदृढ़ बनाने के लिए अभी काम करेंगे, अभी हम साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1806 में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1806 में लॉर्ड वेलेस्ली को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया। अभी इसका काज शुरू ही हुआ था, बहुत ज्यादा ये तो था नहीं। अब दिक्कत ये भी था कि यहाँ ये युद्ध में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, लेकिन यही तो काल है 1799 जो कि यूरोप में क्या हो रहा है, नेपोलियन का उदय हो रहा है। नेपोलियन वहां एक बड़ा खतरा के रूप में भी तो आ रहा है, सामने आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अभी रोकिए, भारत में जो क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया है उसी को लेकर के अभी खुश रहते हैं, अभी हम यूरोप में जो शक्ति, जो खतरा बढ़ रहा है नेपोलियन का, उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया। ठीक है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, 3 युद्ध लड़े गए थे, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। लिखिए, पॉइंट बना के इसको लिखिए। 1775 से 82, घटनाक्रम। पहले हम लोग घटनाक्रम देख लेते हैं इसका। तो लिखिए नीचे, पेशवा पद को लेकर रघुनाथ राव और माधवराव द्वितीय के बीच सत्रह सौ तिहत्तर से संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। रघुनाथ राव ने, आगे लिखे, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की बॉम्बे
अंग्रेजों की बॉम्बे परिषद से सहायता की मांग की। सहायता की मांग की। दोनों के मध्य 1775 में 1775 में सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि हुई दोनों के मध्य 1775 में सूरत की संधि हुई। हालांकि अगला पॉइंट लिखिए इसी में, हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है, 1772 में बना। वॉरेन हेस्टिंग्स युद्ध के पक्ष में नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं था। मराठों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं था, परंतु कंपनी के डायरेक्टरों के दबाव में युद्ध लड़ना पड़ा। कंपनी के डायरेक्टरों के दबाव में युद्ध लड़ना पड़ा। 1785 नहीं 1785 नहीं, 1782 में ही ये युद्ध खत्म हुई। तो 1782 में सालाबाई की संधि, बाई की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। के द्वारा युद्ध समाप्त। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। घटनाक्रम लिखिए। पहला पॉइंट, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। दूसरा पॉइंट लिखिए, नेपोलियन के आक्रमण का भय, नेपोलियन के आक्रमण का भय एवं वेलेज़ली की आक्रामक नीति, वेलेज़ली की आक्रामक नीति। तीसरा पॉइंट लिखिए, पेशवा पद को लेकर
मराठों में आंतरिक संघर्ष, जैसे सिंधिया एवं होलकर में, मराठों में आंतरिक संघर्ष जैसे सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे या तनावपूर्ण संबंध बने हुए थे। आगे लिखे इसी में, पेशवा के इशारे पर होलकर के शासक बिठूर जी की हत्या करवा दी गई। बिठूर जी की हत्या करवा दी गई। आगे लिखिए, होलकर ने पेशवा को पराजित कर पूना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, आगे लिखे, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी एवं 1802 में वसीन की संधि या वसीन की सहायक संधि कर ली। सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आगे लिखिए अगला पॉइंट, मराठा सरदारों ने इस संधि का विरोध किया। मराठा सरदारों ने इस संधि का विरोध किया एवं इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। मराठों, क्या लिख रहे थे? हाँ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। अब परिणाम देखते हैं, रिजल्ट। परिणाम लिखिए, पहला पॉइंट, युद्ध में मराठों की हार हुई। युद्ध में मराठों की हार हुई एवं तथा भोंसले एवं सिंधिया के साथ 1803 में देवगांव एवं क्रमशः देवगांव एवं
सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। इसके पश्चात शीघ्र ही होलकर के साथ राजघाट की या राजपुर घाट कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब राजघाट ले लीजिए या राजपुर घाट भी ले लीजिए। राजघाट की संधि हुई। राजघाट की संधि हुई। तृतीय अंग मराठा युद्ध, अब देखेंगे 1817 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लिखिए पहले घटनाक्रम। ब्रिटिश नीतियों को लेकर पेशवा एवं मराठा सरदारों में असंतोष, कॉमा देके लिखिएगा। पेशवा ने युद्ध की शुरुआत की। युद्ध में मराठाओं की हार हुई। इसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। तथा कानपुर के निकट विठूर नामक स्थान पर पेशवा को रहने के लिए स्थान दिया गया। अब यहाँ नोट करके घटनाक्रम या परिणाम यही हो गया। परिणाम अब देखते हैं हम, यहाँ नोट करके लिखिए कुछ पॉइंट। तृतीय युद्ध से पूर्व वॉरेन हेस्टिंग्स ने
पिंडरियों पिंडरियों ये पिंडरी जो समुदाय था, ये क्या था? एक लुटेरा समुदाय हुआ करता था जो कि मराठाओं के साथ चलता था। मराठा जिस भी युद्ध में जाते थे, जिस भी युद्ध में जाते थे उसमें ये साथ चलता था। इनको बोल दिया जाता कि आप चलिए, ठीक है। तो ये करता था। वहां जो युद्ध के बाद जो बची हुई जो चीजें हो जाती थी वो लूटपाट करता था। ये लूटपाट का काम था, ठीक है। तो लिखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिंडरियों की शक्ति का दमन किया। आगे लिखिए, पिंडरी लुटेरों का दल हुआ करता था जो कि मराठा के साथ सैनिक अभियानों में जाया करता था। मराठों के साथ सैनिक अभियानों में जाया करता था। हो गया। अब हम कल देखेंगे उत्तर पश्चिम में देखेंगे साम्राज्य विस्तार अंग्रेजों का। उत्तर पश्चिम में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। कौन कौन? एक अफगानिस्तान, एक पंजाब, ये वाला इलाका, इधर अफगानिस्तान इधर वाला इलाका हो जाता है, और एक सिंध हुआ करता था। सिंध और पंजाब। तो कल हम इसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।